वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का बड़ा और माया नाज नाम। वो नाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी खिदमात और अपने काम की वजह से अपना नाम मनवा चुके हैं। और आप यकीनी तौर के ऊपर जान गए होंगे ज़फ़र मसूद साहब। ज़फ़र मसूद साहब वही शख्सियत हैं जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक परवाज़ मई 2020 में कराची में वो जो त्यारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में 98 अफराद जहाँ भाग हुए थे, लेकिन उसमें 2 सर्वाइवर थे, जिसमें ज़फ़र मसूद साहब भी थे। ज़फ़र मसूद साहब ने उस इंसिडेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को न सिर्फ बदलने का सिलसिला जारी रखा, बल्कि अब बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने का सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। यही वजह कि रिसेंटली उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, सीट 1C, जिसका हम कहें कि उसका जो थीम लाइन है, अ सर्वाइवर्स टेल ऑफ होप, रेजिलियंस एंड रिन्यूअल, ये उनकी उसकी एक थीम है। तो हमने सोचा कि ना सिर्फ उनकी बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से भी थोड़ी सी बात की जाए, उनकी पाकिस्तान की और कुछ शोबे में खिदमात हैं उस हवाले से भी बात की जाए, लेकिन ये जो बुक है जिसकी इस्लामाबाद में रिसेंटली लॉन्च हुई, तो उस हवाले से भी ज़रूर बात की जाए। ज़फ़र मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप सदर बैंक ऑफ पंजाब के तौर के ऊपर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से भी हम यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। मई 2020 जब PI का त्यारा गिर कर तबाह हुआ, आपने सर्वाइव किया, उस लम्हे आपके माइंड में क्या था, और उसके बाद जब आप आगे ज़िंदगी को आपने चलाने का सिलसिला शुरू किया, तो कैसे इस सिचुएशन के साथ अपने आप को कनेक्ट किया कि आज आप दूसरों की ज़िंदगियां बदलने के लिए मुतहरिक हैं? बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया GTV। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम बैक एंड टॉक टू यू एंड टॉक टू वाया GTV टू दी ऑडियंस। आपने बड़ा जो सवाल पूछा उसके काफ़ी पहलू हैं, और उसका काफ़ी जो कहते हैं ना फुल अंग्रेज़ी में फुली इनकम्पसिंग क्वेश्चन। वो दिन तो बड़ा नॉर्मल दिन था। इट वाज जस्ट अनदर डे वेयर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम बिकॉज ईद की सेलिब्रेशन। और मैं काफ़ी उस दिन सेटिस्फाइड आदमी था, क्योंकि बहुत इनहिबिशंस थे व्हेन आई वाज जॉइनिंग बैंक ऑफ पंजाब के। कैसे हालात होंगे बैंक के, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरे लिए टू मेक एन इम्पैक्ट और चेंज। बट जब मैंने वहाँ तकरीबन 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा स्पेंड किया बैंक के अंदर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत उम्दा काम हुआ था। स्टेबिलिटी बैंक में आ चुकी थी, और अब वो ग्रोथ मोड में आने की सिचुएशन में था, और हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि एक इम्पैक्टफुल काम होगा फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द पीपल इन जनरल। तो उस सेंस में काफ़ी एक मुतमईन था मैं कि अब जाऊंगा वापस ईद पे, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूंगा। एंड नेवर थॉट कि ये इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा जिसमें बहुत जुल्म हुआ, जो 100 जाने चली गई उसमें। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी सोहेल भाई, वो मेरे लिए ये थी कि वो वाक़या पर से तो बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो उसकी लर्निंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट। राइट। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मेरे पे, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, इनकम्बेंट अपॉन मी, जी, कि मैं वो जो लर्निंग्स हैं मेरी, वो मैं सबसे शेयर करूँ। राइट। क्योंकि वो लर्निंग्स ऐसी हैं जो यूनिक लर्निंग्स हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने मौत को इतने करीब से देखा है और फिर वो बच के वापस आए, और वो अपनी लर्निंग्स बता सकते हैं कि उसको क्या फीलिंग होती है, ताकि इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ को और अपने आप को तैयार कर सके अकॉर्डिंगली। तो ये मोटिवेशन थी किताब लिखने की, और मेरा नहीं ख्याल था, और मैंने किताब जो है ये सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से लिखी थी। जो किताब मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो किताब में मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ, मैंने उस हिसाब से इस किताब को लिखा था। मगर जिस तरह इस किताब को पजीराई माशाल्लाह से मिल रही है, और जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है, ये मैंने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था सोहेल भाई। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम। बिल्कुल ठीक। मैं इसका सदर की ज़रा ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने इस बुक के अंदर, मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला इस तकरीब को, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग आपको सुनना चाहते थे, और हमारे नॉर्मली कम है कि आपकी ज़िंदगी की आपने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो, किसी बड़े क्राइसिस से निकले हों, या आपके माइंड के अंदर बहुत से आइडियाज़ हों, तो लोग नॉर्मली बुक के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को उसको ट्रांसफ़र नहीं करते। लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया था, क्लिक किया। लेकिन इसके अंदर जो सारा ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सामने आई, आपके पर्सपेक्टिव से उसके अंदर ह्यूमन एरर का, ह्यूमन नेग्लिजेंस का किस हद तक रोल था? एक्चुअली जिस चीज़ ने इसको ट्रिगर किया है सोहेल भाई, वो ह्यूमन एरर ही था। ओके।
मगर ये एक इकोसिस्टम का फेलियर है। ये कोई एक इंस्टीट्यूशन का या दो इंस्टीट्यूशन का या एक इंडिविजुअल का या दो इंडिविजुअल का या तीन इंडिविजुअल का इशू नहीं है। मैं इसको जिस पैराई में देखता हूँ, ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये एक कम्युनल प्रॉब्लम है, ये एक इकोसिस्टम का इशू है। ये पूरा इकोसिस्टम हमारा फेल हुआ है, जिसमें कुछ हमारा वैल्यू सिस्टम भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे कुछ रिचुअल्स के बारे में जो रिजिडिटी है हमारी वो भी आ जाती है, कुछ इसके अंदर जो है वो एरोगेंस का एलिमेंट आ जाता है। और मैंने वही सब चीज़ें जो हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस पूरे चैप्टर से मैंने उठाई हैं, उनको मैंने इसमें शेयर करने की कोशिश की है सब लोगों के साथ। और जो उसका जिसको कहते हैं ना उर्दू में हासिल गज़ल, या आप कह लीजिए जिस्ट ऑफ द 10 लर्निंग्स, वो फिर मैंने दो चीज़ों को आफ्टरवर्ड में कैप्चर किया है, विच इज़ सर्वाइवर्स गिल्ट एंड नो रिग्रेट्स, कि किस तरह हम उससे अपने आप को एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ मोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आगे चल के तो जानूंगा आपसे कि आपने बतौर प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब आपने एक वहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी इस्टेब्लिश की लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जब आप वापस आए, ट्रीटमेंट भी आपका जारी था, बहुत अरसे तक हमने आपको व्हील चेयर पे देखा, व्हील चेयर के बाद बहुत अरसा आपने स्टिक के साथ गुजारा, तो साइकोलॉजिकली भी बड़ा आपकी बॉडी पर, आपके माइंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब जो एक नई जहद की तरफ बढ़ रहा था, एक नई बुलंदियों को छू रहा था, वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था। आपने उसको भी मैनेज करना था, अपने सोशल सर्कल को भी मैनेज करना था, अपने आप को भी आपने हैंडल करना था। तो इस इंसिडेंट के बाद आपके जो डिसीजन मेकिंग थी, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग या कॉर्पोरेट आपकी जो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, इस इंसिडेंट के बाद वो कहीं हर्ट हुई, इम्प्रूव हुई, वो कैसे चेंज आई? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैंने वो अपनी एक किताब में मेंशन भी किया है, इसको काफ़ी हद तक डिस्कस भी किया। सो भाई, मामला ये है कि मेरी हद तक जो मेरा एक और एक्सपीरियंस था वो ये था कि जो काम था ना, उसने मुझे डिस्ट्रैक्टेड रखा फ्रॉम रियलाइजिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ मेंटल एंड हेल्थ चैलेंजेस आई वाज फेसिंग। सो इन अ वे जो काम था ना, दैट केम फॉर माई रेस्क्यू फॉर द रिकवरी ऑल्सो। इट बिकेम्स अ काइंड ऑफ अ हीलर, बिकॉज मैं अपने आप को काम में इतना इनग्रोस हो गया था। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर बैंक ऑफ पंजाब। एंड इतना काम हो रहा था, टीम नहीं बन रही थी, हम नई जहद पे चलने की कोशिश कर रहे थे, टेक्नोलॉजी हमने पूरा अपग्रेड की थी। इट वाज अ वेरी हैपनिंग पीरियड। बट अगर मैं इसको हाइंडसाइट में देखता हूँ ना, तो ये जो हैपनिंग पीरियड था ना, इसने मेरी रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यानी कि मुझे एक इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं जो हूँ वो मेंटली हैम्पर्ड हूँ या मैं फिज़िकली हैम्पर्ड हूँ। मैंने वो उस एक्सूबरेंस कह लीजिए, उस एक्साइटमेंट कह लीजिए, उसमें जो है मैं ये सब चीज़ें भूल गया कि मेरी अपनी जो है वो मेंटल डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं, और वो पूरा फोकस जो था वो काम पे था। तो इन अ वे दिस वर्क बिकेम अ बिगेस्ट हीलर फॉर मी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक। उस वक्त जब आप व्हील चेयर पर भी थे, आपने बैंकिंग आवर्स, डिसीजन मेकिंग होती है, कॉल्स आ रही हैं, क्रिटिकल डिसीजन करने हैं, समटाइम प्रेशर्स होते हैं, टारगेट आपने अचीव करना है, साथ आपकी कंडीशन भी ऐसी थी। तो उस वक्त कोई मुश्किल थी या आपने फुल अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया था, काम और सिर्फ काम? अच्छा, जो व्हील चेयर वाला टाइम था ना सोहेल भाई, उस वक्त तो मैं काफ़ी हद तक मेंटली भी रिकवर कर चुका था, फिजिकली भी थोड़ा सा। जो वो असल जो चैलेंज था वो था जो 4 महीने मेरे थे, जब मैं हॉस्पिटल बेड पे था। राइट। और मैंने वहाँ से भी आपने कुछ काम स्टार्ट कर मैंने शुरू कर दिया था। वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि वर्किंग फ्रॉम होम, उस जमाने में तो आपको पता है कि वो पीक पे था कोरोना, तो वर्किंग फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने एक नई जिद्दत दी थी। वो ये थी, वो एक जिद्दत दी थी कि एक नया आइडिया था कि वर्किंग फ्रॉम हॉस्पिटल बेड। तो मैंने हॉस्पिटल बेड से काम शुरू कर दिया था। एंड दैट, अच्छा, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड भी था क्योंकि लोग हायर हो रहे थे। तो आई वॉज वेरी लकी सोहेल भाई दैट वी बीन एबल टू हायर सम वेरी हाई क्वालिटी गुड पीपल। जो मेरी टीम बनी वो इतनी कमिटेड थी और इतनी फोकस थी कि फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक हेल्प के तौर पे सामने आई कि मुझे काम के बारे में बहुत फोकस बरी नहीं करना पड़ा। वो टीम ने पूरा कैरी थ्रू किया, और जहाँ मेरी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती थी मैं वहाँ हाजिर होता था। ज़बरदस्त। ये बड़ा एक हमारे लिए बड़ा एक बहुत से और लोगों के लिए भी कि आपने अगर जब आप काम करने का इरादा हो, चैलेंजेस को फेस करने का आपके अंदर रेजिलियंस हो, तो आप हॉस्पिटल में रहते हुए भी टास्क को अचीव कर सकते हैं। सर, आगे बढ़ना चाहूँगा। अप्रैल 2020 में आपने ज्वाइन किया बैंक ऑफ पंजाब, उसको हेड किया एज ए CEO, एज ए प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब।
उस वक्त बैंक ऑफ पंजाब के माजी के अंदर ना बहुत से उसके साथ कहानियाँ, मसाइल, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कोई इतनी अच्छी माली पोजीशन में नहीं था, उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं थे, उसका स्कोप कोई इतना वाइब्रेंट नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। इन 5 साल में अप्रैल 2025 की बात करें, अप्रैल 2020 में बैंक ऑफ पंजाब कहाँ था और आज कहाँ पे है, और उस इतनी बड़ी ग्रोथ के अंदर क्या किस चीज़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? सुहेल भाई, जब मैं भी आ रहा था बैंक ऑफ पंजाब तो उस वक्त भी मुझे लोगों ने बहुत उसके बारे में एक नेगेटिव व्यू दिया था। और मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी अनफाउंडेड भी थी, क्योंकि जब मैंने खुद हाथ डाल के देखना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हालात इतने ख़राब नहीं। इनफैक्ट जो मुझसे पहले मैनेजमेंट थी उसने बहुत अच्छा काम किया था इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो मुझे बहुत आसानी हुई उसको राइट बैक करने में, क्योंकि वो 10 साल का अर्सा बहुत बेहतरीन काम किया था मेरे प्रीडेसेसर्स ने, और मुझे उसको बिल्ड करने में बहुत आसानी रही। लकीली मेरी जो टीम थी उसको वो आगे लेके चली, उसने पूरा फ़ायदा उठाया उस सिचुएशन का, और हमने अपनी बैलेंस शीट को डबल से भी बढ़ा दिया। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 3 या 4 गुना बढ़ चुकी है। अच्छा। मगर ये सब चीज़ें जो है ना सुहेल भाई, ये सेकेंडरी हैं टू माई माइंड। जो हमारा बैंक का DNA है और जो कमिटमेंट है वो इम्पैक्ट की तरफ ज़्यादा है देन द बॉटम लाइन पर से। और मेरा ये ख्याल है कि पिछले 3-4 साल के अंदर जो इम्पैक्ट बैंक ऑफ पंजाब लेके आया है इन ओवरऑल ब्रिंगिंग द स्टैंडर्ड्स अप फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो SME में हो, एग्रीकल्चर में हो, या वो माइक्रो फाइनेंसिंग में हो, वो जो एक हम लोग जिद्दत लेके आए हैं और एक कमिटमेंट लेके आए हैं ना, उसने पूरी इंडस्ट्री को भी चलाया है और पूरे सेक्टर को भी चलाया है। मेरे ख्याल से वो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस और कामयाबी है। हमें कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से SME का अवार्ड मिल रहा है और हमें एग्रीकल्चर का भी अवार्ड मिल गया है। आपको पता है जो रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम किया है, मुझे तो पिछले 1 साल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि हमारी को 11 या 12 सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ चल रहे हैं और अभी आगे चलेंगे। इसमें अपनी छत अपना घर का प्रोजेक्ट है, जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, किसान कार्ड है, लाइफ स्टॉक कार्ड है, SME कार्ड है, SME फाइनेंसिंग है, आसान कारोबार जिसको हम कहते हैं। ये सब इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है जिससे मैं और मेरी पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब हम नया जो एक और फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं जो खाली बैंक ऑफ पंजाब नहीं करेगा, बट हम उसमें एक अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, क्रिएटिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द बैंकिंग सेक्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वो है इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट का, जिसकी वो कोई 30-40 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, और वो नहीं हो पा रहा था। उसका सारा क्रेडिट जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर और इस रेजिम को जाता है, जिसने हमें सपोर्ट किया और आगे लेके चले। और आई मस्ट से सुहेल भाई कि जो बैंक ये काम सारे कर पाया है पब्लिक सेक्टर में होते हुए भी, वो इसलिए बिकॉज हमें हमेशा बहुत ही प्रोटेक्टेड तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने भी और पॉलिटिशियंस ने भी रखा कि इस इदारे को हमें एज एन इदारा आगे लेके चलना है और दिखाना है कि ये एक एपिटॉम ऑफ गुड गवर्नेंस है, जिसके रिजल्ट आपके सामने से आपके सामने। बिल्कुल ऐसा है। पंजाब बैंक का पंजाब के अंदर बिलखुसूस सोशल अपलिफ्टमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन का शेयर कर सकें, जो डिफरेंट प्रोग्राम इस वक्त आप रन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, उनका वॉल्यूम क्या है, साइज़ कितना है? जो अभी हमारा एक प्रोग्राम जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ साइज़, वो है किसान कार्ड का प्रोग्राम, जो हमने 75 बिलियन रुपए के एक साइकिल में लोन देने हैं, जो तकरीबन 150 अरब रुपए के लोन बन जाते हैं साल के अंदर। इसी तरह ही हमारा जो ये SME का प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने जो अभी प्लान बनाया है वो ये कि अगले 3 साल में हमने 150 बिलियन रुपए के लोन देने हैं। अभी जो इत्तेफाक की बात ये है कि जो इतना सक्सेसफुल रहा है कि उसमें जो एक वाला पोर्शन है किसान का अपना SME कार्ड वाला, किसान कारोबार कार्ड वाला, वो तो एग्जॉस्ट हो गया है। हमने ऑलरेडी 50 अरब रुपया जो है वो दे दिया है उसके अंदर, और अब उसका हमें फेज़ 2 लेके आना पड़ रहा है, और अभी हमने लॉन्च किया था ये फरवरी में। और वो अब हम मई में बैठे हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। इस तरह ही बाकी प्रोग्रामों में भी हमारी रिस्पॉन्स आ रही है, आ रहा है हमारे पास। अपनी छत अपना घर है, वो 100 अरब रुपए का प्रोग्राम है, उसमें 33 अरब रुपए ऑलरेडी 34 अरब रुपए डिस्बर्स हो चुके हैं। जून से पहले पहले हमने 50 करने हैं, और दिसंबर से पहले पहले हमने 100 अरब रुपए जो है 150 अरब रुपए डिस्बर्स करने हैं 1 लाख घरों के लिए। तो ये सारे बड़े इम्पैक्टफुल प्रोग्राम हैं जिसकी बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है उसके भी कुछ रास्ते खुलेंगे, कुछ होराइजन्स बड़े होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी।
जो हम ये इसकी बात कर रहे हैं अभी वेयर हाउस रिसीट की, उसमें एक वो मिलर वाला पीस है और एक दूसरा पीस है, वो भी तकरीबन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 100-150 बिलियन अगले 3-4 महीने में हम उसमें भी दे पाएंगे। राइट जब एक और बड़ा प्रॉब्लम रहा है माजी के अंदर और डिफरेंट पब्लिक सेक्टर के और बैंक के साथ शायद अभी भी हो कि जब बैंक ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फेस करना पड़ता है, मेरिट की वायलेशन होती है, पैसा फिर बाद में डूबता है, अगर कर्ज दिया है तो तमाम एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया, बाद में रिकवरी डूब गई, फिर नैब के केसेस बने और जो पब्लिक मनी है सालों तक वो फिर मुख्तलिफ हाथों में बस लुट चुकी होती है। आपको इन प्रोग्राम्स को रन करने में, किसी को लोन देने में, उसकी रिकवरी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कोई या प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा? सोहेल भाई बहुत ही आपने, और मैंने बड़ा खुश हुआ कि आपने सवाल पूछा। देखिए बात ये है सोहेल भाई कि जब आप जो है ना, जब ये प्रोग्राम एक तो जब कंसीव हो रहा हो प्रोग्राम, तो उस वक्त आपका इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है, ठीक, ताकि आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं कि वो डिपॉजिटर का जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। वी आर द ट्रस्टी ऑफ द डिपॉजिटर्स मनी। सो देयरफॉर जब हम स्ट्रक्चर ही ठीक कर लेते हैं तो तकरीबन आपकी 90% प्रॉब्लम जो है ना वो आसान हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रेडिट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हमने लोन देना है, उसमें गवर्नमेंट जो है ना वो उसने हम पे ट्रस्ट किया और उसने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है कि ये क्रेडिट क्राइटेरिया जो है वो आप डिटरमाइन करेंगे और आप फॉलो करेंगे। हम आपको डिक्टेट नहीं करेंगे कि आप ये करें और ये ना करें, हम आपको लार्जर फ्रेमवर्क बता देंगे, लेकिन आपने उसके नीचे जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए अपने क्रेडिट क्राइटेरिया को फॉलो करना। उसका क्रेडिट सीएम पंजाब को डेफिनेटली 100% उनको जाता है अगर उनकी लीडरशिप ना हो, बिकॉज उनको भी पॉलिटिकल बैकलैश लेना पड़ता है इस चीज़ का कि जी आप इतने लोन रिजेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मगर शी अप्रिशिएट्स एंड अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ दिस, और वो रिव्यू बड़ा रेगुलरली लेती हैं, उनको पता है इस बात का कि क्या हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, एंड देन शी स्टैंड्स बिहाइंड अस एंड दैट हेल्प्स अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ डूइंग द डिसीजन ऑन मेरिट। तीसरी चीज़ ये, किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल प्रेशर हम पे कभी नहीं पड़ता कि आप इनको पैसे दें या ना दें। हाँ, अगर आपने किसी को पैसे नहीं दिए तो उसकी एक आपके पास कोजेंट रीज़न होना चाहिए, और वो आप उनको अगर रीज़न देते हैं तो मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया कि उन्होंने आगे बैकलैश कहा हो कि। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोहेल भाई, वो होती है सब्सिक्वेंट रिकवरी। अब जब इस मैस स्केल के ऊपर आप काम करते हैं ना, तो वो रिकवरीज हो नहीं सकती जब तक कि गवर्नमेंट की मशीनरी आपके पीछे नहीं खड़ी होती। तो हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है ना, वो हमारे पीछे खड़ी हुई भी इन प्रोग्राम के अंदर, और वो रिकवरी में हमें बहुत बड़ी हेल्प कर रही है। जो हम अब ये चाहते हैं कि हम उसको इंसेंटिवाइज करके एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना दें, ताकि हम इंस्टीट्यूशनली उनको यूज़ करते रहें सब्सिक्वेंटली, और इन प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, ये बड़ी जो कि बहुत खुश आइंद है, और डेफिनेटली ये जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफ पंजाब, आई थिंक ये दूसरे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में भी इसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और मेरिट की और ट्रांसपेरेंसी की जो उसको जो इंश्योर करना है वो भी ड्रीम फुलफिल हो सकता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ पंजाब और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो आपने जिम्मेदारियां अदा की। OGDCL का नाम आप बैठे हो, जिक्र ना हो, चूँकि आप चेयरमैन हैं OGDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और काफ़ी अर्सा यहाँ पे भी आपको खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिला। OGDCL पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस के अंदर एक बैकबोन और स्ट्रेटजिक कंपनी तस्वर की जाती है, लेकिन माजी के अंदर हमने देखा कि उसकी जो प्रोडक्शन थी ऑयल एंड गैस की, वो डिक्लाइनिंग साइड पे थी। प्रोडक्शन जो न्यू डिस्कवरीज कम थी और जो डिप्लीशन रेशो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। MD OGDCL MIR लक साहब अपॉइंट हुए, बोर्ड ने कौन सी ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी और कम्बिनेशन डेवलप किया कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला कि पाकिस्तान की पुरानी फील्ड से ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज इन्हेंस हो गई है, और सब ने तमाम इदारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वहाँ पे आपने क्या रोल प्ले किया एज ए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपके पूरे बोर्ड ने? सोहेल भाई, OGDC जो है ना वो एक ऐसा इदारा है जो मेरे ख्याल से इस मुल्क की किस्मत बदल सकता है। ओके, and I don't think we appreciate the importance of this organization. I'm very fortunate that I've been given the opportunity to become the head of the board of this very significant organization. And जो सबसे important चीज़ थी OGDC की हिस्ट्री भी आपको पता है रही है जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमारा फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें की सूरत। अच्छा, एक लेगेसी चली आ रही थी OGDC के अंदर कि कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, कॉर्पोरेशन में CEO और चेयरमैन एक ही होता था। ओके, तो हमने पहले तो एक काम इस चीज़ के ऊपर किया कि जो बोर्ड का रोल है हम उसको ज़रा बॉक्स इन करें और डिफाइन करें कि बोर्ड का रोल जो है ना वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर है, वो ऑपरेशनल लेवल पे नहीं है। अगर आप पास में देखेंगे सोहेल भाई,
तो आपको चेयरमैन भी और बोर्ड मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी नज़र आएगी ऑपरेशनल लेवल के ऊपर। मगर अगर आप 4 साल में पिछले देखेंगे तो ना आपको मैं कभी OGDC के ऑफिस में नज़र आऊँगा और ना आपको कभी भी जो है ना वो कोई मेरा डायरेक्टर OGDC के ऑफिस में बगैर बुलाए हुए नज़र आएगा। गुड। सो ये हमने पहले तो ये इस्टेब्लिश किया कि मैंने पहला काम ये किया कि मैंने जो चेयरमैन का ऑफिस था वो वहाँ से ख़त्म कर दिया सेम बिल्डिंग में से CEO, और मैं उसको ले गया एक और बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये एग्जीक्यूटिव की बिल्डिंग है। इसमें CEO जो है वो सबसे बड़ा आदमी है, उसी को वो एक्सपोजर और उसको वही अथॉरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन अगर बैठता है तो बाय प्रोटोकॉल वो उसकी पोजीशन जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो एक तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट की वहाँ पर। एक तो हमने जो है वो कोशिश ये की कि मेरिट को हम रिलीजियसली फॉलो करें, और जहाँ भी पॉलिटिकल प्रेशर हम पे आता है मैनेजमेंट के ऊपर वो हम बिहेव करें एज मैनेजमेंट, खड़े हों उसके पीछे और मैनेजमेंट को हम प्रोटेक्ट करें और उनको प्रेशर ना फेस करने दें। तो जहाँ भी कभी ऐसी बात हुई है वी हैव स्टेप्ड इन देयर। सेकेंडली, जिस तरह मैंने आपसे कहा, बोर्ड ने और मैनेजमेंट चेयरमैन ने अपने आप को कम्प्लीटली विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द मैनेजमेंट। सुहेल भाई, आज मुझे 4 साल हो गए हैं चेयरमैन बने हुए, 4 साल एग्जैक्ट 4 साल हो गए। मैंने आज तक एक वेंडर से नहीं मिला हूँ, नॉट इवन अ सिंगल वेंडर। मैं आज तक एक एम्प्लॉय से नहीं मिला हूँ, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द MD। बिकॉज जब तक आप ये स्टैब्लिश नहीं करेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो मैनेजमेंट को फेस करने चाहिए। मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू अस, MD एंड हिज टीम इज अकाउंटेबल टू अस हु कम इन फ्रंट ऑफ अस। और अल्टीमेटली फिर ये रिफ्लेक्शन हमें परफॉर्मेंस में नजर आई है, उसके अचीवमेंट में नजर आई है मेरे ख्याल में, जो उसको कॉन्फिडेंस मिला कंपनी को, MD को, तो अल्टीमेटली उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म किया। तो एक तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमने ये चेंजेस किए, और फिर ऑपरेशनल लेवल पे हमने ये फोकस किया कि देखिए जो कंस्ट्रेंट्स है हमारी वो अपनी जगह पे हैं। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हमारी हैं जो लार्ज, जहाँ पर पोटेंशियल है फॉर लार्ज एक्सप्लोरेशन प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पर हमने ये रियलाइज़ किया कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है कि वहाँ कुछ हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की शायद कमिटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ हमने कोशिश ये की कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं हम उसमें से कितने क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं एडिशनल। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन वाली स्ट्रैटेजी, वो ऑप्टिमाइजेशन जो थी एग्जिस्टिंग फील्ड्स के अंदर वो हमने इंप्लीमेंट किया, माशाल्लाह दैट इज बेयरिंग रिजल्ट। सेकेंडली हमने क्या किया, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजिकली हमने उन चीज़ों पे फोकस शुरू किया कि फॉर एग्जांपल ऑफशोर ड्रिलिंग है, फॉर एग्जांपल शेल है, फॉर एग्जांपल जियोथर्मल है। ये सारे वो एरियाज हैं जो एज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हमें परसू करने चाहिए और आगे लेके चलना चाहिए। माइनिंग का सेक्टर है, आपको OGDC उसमें सबसे आगे नजर आएगा। Exactly. माइनिंग के सेक्टर करना था क्वेश्चन कि आप डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी रही कि आप OGDCL E&P कंपनी से हटके एक एनर्जी कंपनी का रूप धार रही है और माइनिंग की तरफ भी जा रही है? जी अच्छा, मैं इस पे आने से पहले एक चीज़ बस यहाँ आखिरी बात ये करना चाहूँगा सुहेल भाई कि OGDC का जो मार्केट शेयर है ना जी, वो बड़ा है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो। बिल्कुल ऐसे, मगर मेरे लिए ये कोई फ़ख्र का मकाम नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी ये देखता हूँ कि अल्लाह करे कि OGDC की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ यूं ही बढ़ती जाएं इस तरह वो बढ़ रही हैं, लेकिन उसका मार्केट शेयर कम होता जाए, बिकॉज मेरे मुल्क को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी सारे प्लेयर्स जो है ना वो भी उस तरह ही बिहेव करें और उस तरह ही रिएक्ट करें और उस तरह ही परफॉर्म करें जिस तरह OGDC कर रहे हैं। तो मैं ऑल्दो OGDC की अपनी परफॉर्मेंस इज़ मच बेटर दैन what has been there in the past, but I wish and hope that entire sector will behave that way, inside will perform that way and deliver. बिल्कुल ठीक। जो माइनिंग वाली आपने बात की वो बहुत ज़रूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मामला, हमारी एक नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन जो बनती है सुहेल भाई, वो बनती ही माइनिंग सेक्टर में है, बिकॉज आज जो पूरा एक्सप्लोरेशन का काम है उसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और आगे लेके जाएंगे तो वो माइनिंग की तरफ ही बढ़ता है और वहीं जाता है। उसी किस्म की ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसी किस्म की HR की रिक्वायरमेंट है, उसी किस्म का आपको DNA चाहिए और पेशेंस कैपिटल चाहिए जो जनरली कंपनीज में नहीं होता, जो माइनिंग के लिए आपको ज़रूरत है। सो देयरफॉर वी थिंक दैट वी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन माइनिंग। उसके अंदर हमने ये रियलाइज़ किया कि हम वी बीन एबल टू शोकेस पाकिस्तान एज अ नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर कॉपर इन द वर्ल्ड आफ्टर चिली। जिस तरह चिली ने इसको बड़ा कैपिटलाइज किया था, ज़ैम्बिया उसको नहीं उस तरह कैपिटलाइज कर सका, चिली ने किया था,
द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान इज कॉपर, एंड आई थिंक वो माइनिंग के हद तक हम काफ़ी हद तक पाकिस्तान को इस मैप पे डाल पाए हैं कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड वी नीड टू परस्यू इट। मैंने सुहेल भाई अभी वो भी आपने कवर किया है, बल्कि मेरा वो मैंने फिर सब्सिक्वेंटली एक मीटिंग की मैनेजमेंट के साथ with जी सी, जहाँ पर हमने ये डिसाइड किया है कि अब हमने रोड शोज़ करने हैं उन इन्वेस्टर्स के साथ फॉरेन जो यहाँ आए थे, और उनको अलोर करना है और उनको कन्विंस करना है और मोटिवेट करना है कि वो पाकिस्तान आए और हमारे साथ इन्वेस्ट करें इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक। ज़रा साहब एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, इम्पोर्टेड एनर्जी पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की आवाम और ज़र मुबादला के ज़खायर सब पर एक बहुत बड़ा बोझ है, और अब सिचुएशन ये है कि हम ना ज़र मुबादला के ज़खायर इसका मज़ीद दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं ना ही अवाम। OGDCL पाकिस्तान की इंडिजिनस रिलायंस बढ़ाने के लिए, अपनी इंडिजिनस रिसोर्स के ऊपर, बिलखुसूस इंडिजिनस एनर्जी की ज़रूरत पूरी करने के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? कौन से ऐसे पॉलिसी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि अब OGDCL का जो रोल है इससे मज़ीद आगे बढ़ सकता है और एक OGDCL पाकिस्तान को मुल्की वसाइल के ऊपर इन्हिसार करते हुए एक सस्टेनेबल अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाई कर सकती है? सुहेल भाई अगेन आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा, और आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। आपसे तो हमेशा हमें पता होता है कि आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी होती है और आपकी माशाल्लाह से जो दस्तरस है ना मौजू पे वो भी बहुत अच्छी है। आपने बिल्कुल जो है ना क्रस का सवाल पूछा है। देखिए जब तक हम इंडिजिनस एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे वी विल रिमेन वल्नरेबल टू एनर्जी सिक्योरिटी। और जिस तरह ये दुनिया इवॉल्व कर रही है ना ओवरऑल, ये वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, ये पर्ल्स जो है ये बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। एग्जैक्टली। सो देयरफॉर हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आगे लेके चलना चाहते हैं। पॉलिसी लेवल के ऊपर जो 2-3 बहुत मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो ये कि हमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए अपस्ट्रीम सेक्टर में। आज वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट नॉलेज बेस्ड रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता, और हमें वो रेगुलेटर की ज़रूरत है। क्यों कि अब सिचुएशन ये है कि हर फील्ड और उसमें जो हर वेल है उसकी हर एक की कॉस्ट बड़ी डिफरेंट है। तो आप एक उसकी एक अपफ्रंट कॉस्ट नहीं डिटरमिन कर सकते। हर एक के डायनामिक्स अलग है, किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट अलग है, लिहाजा आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करने के लिए सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट अलग है। एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो एक कॉस्ट प्लस फार्मूले की तरफ जाएं। और कॉस्ट प्लस फार्मूले पे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो, जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ये मेक श्योर करे कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और जहां प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आए, फॉरेन इन्वेस्टर भी आए, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो भी अपना शेयर रोल प्ले करें और पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल ठीक। तो सबसे बड़ा जो पॉलिसी डिसीजन मेरे हिसाब से है वो इस वक्त इस चीज़ का जो अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर में है वो है ही एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को लाने में। दूसरा जो मैं बड़े दिनों से एडवोकेट करता रहा हूँ और वो गालिबन पहले से लिंक्ड भी है इन मैनी वेज, वो ये है कि हमें CPEC की तरह एक अपनी सिक्योरिटी की फोर्स रेज करनी चाहिए, जो इन फील्ड्स में जहाँ हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है बट हाई पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा उन्हीं एरियाज में वहीं पर है, जो आज एक्सप्लोर्ड नहीं है, हम वहाँ एंटर हों और वहाँ एक्सप्लॉयटेशन और अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू करें। बिल्कुल सही। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सुहेल भाई, वो थोड़ा सा हमें जो है ना वो फ्रंटियर को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ऑफशोर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको हमें परस्यू करना पड़ेगा कि ऑफशोर के अंदर क्या है, उसके अंदर हमें लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए किस तरह गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, किस तरह हम एक इनिशियल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट से कमिटमेंट ले सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर को टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको हम किस तरह फ्रेमवर्क में इस तरह ला सकते हैं पॉलिसी लेवल पे कि अगर आप वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल कोई फिस्कल ब्रेक मिलेगी, कोई आपको जो है रेट बेहतर मिल जाएगा ऑफ एक्सप्लोरेशन का, वेल हेड प्राइस बेहतर मिल जाएगी। वो सब चीज़ें जो ये 3 बड़े एरिया ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से सुहेल भाई हमें फोकस करने की ज़रूरत है पॉलिसी लेवल पे और परस्यू करने, जो कि ये तीनों स्टेप्स हैं, तीनों एरिया जो पाकिस्तान की अल्टीमेटली एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी ज़फ़र मसूद साहब की, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात हुई, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात हुई, एनर्जी सेक्टर के हवाले से बात हुई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बुक जो सीट 1C है ये लाजमी पढ़िएगा, जो कि ये इस्टेब्लिश करती है कि कोई भी रुकावट हो, कोई भी चैलेंज हो, आपका अज़्म, हौसला,
बुलंद है, विजन में क्लैरिटी है, तो आप सबसे बड़ा टारगेट भी मुश्किल तरीन और नामसाद हालात में भी अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।